साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मज़गल बायोलॉजी में। देखिए आपको पता है हम इस चैनल पे बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में और हमारी जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो चल रहा है, जिसमें आपको पता है यूनिट नंबर 3 अपनी चल रही है एनिमल टैक्सोनॉमी, जिसके 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो में बात करने वाले हैं और हम फाइलम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हमारे 3 फाइलम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अगले 3 फाइलम्स की बात करेंगे, ठीक है? इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा अगली 2 वीडियोज़ के अंदर ये जो यूनिट है इसको खत्म कर दें, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, आपको पता है अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक निकाली थी, ठीक है? और इसमें अपन 1500 क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हैं। इसमें पीवाईक्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएँगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ 180 क्वेश्चंस आपको टीचिंग मेथड के भी देखने को मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ के साथ ये जो 1500 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आपको इस बुक की डेमो देखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। नीचे आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। परचेज़ की बात करूँ तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट पार्सल करवा सकता हूँ। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी जाएँगे तो मार्केट में आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसका सिलेबस है। सिलेबस में अपनी जो थर्ड यूनिट है वो यहाँ पे चल रही है, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम टू क्लास लेवल, यानी कि क्लास लेवल तक अपने को जितने भी किंगडम है एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है उन सबकी बात करनी है और उसी के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पहली जो 2 वीडियोस थी उनकी मैंने अवेलेबल करवा दी है, आगे भी मैं धीरे-धीरे इस वीडियो को बनने के 1 दिन बाद में इस पीडीएफ को आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपकी ये चीज़ नहीं है तो आप मेंशन कर लें, यदि है तो कोई बात नहीं, और यदि आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो नोट्स मैं बना रहा हूँ आपको पता है एआई से बना रहा हूँ मैं, ठीक है? और एआई से बना रहे हैं अपन नोट्स, उसमें क्या-क्या चीज़ें कंसोलिडेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सीबीएच बुक है वो यहाँ पे मैंने ऐड करी है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पे ऐड करी गई है। इसके अलावा मैं आपसे बता दूँ तो जो यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज़ आते हैं, जहाँ से भी आप देखते होंगे उन सबको मैंने यहाँ पे मिला के ये जो मैं बता दूँ आपको स्लाइड है वो बनाई गई है। जी, हम बात करते हैं आज अपनी जो क्लासेस है वो रहने वाली है जंतुओं का वर्गीकरण। आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल चल रहा है। आज की उसमें हम फाइलम की बात करेंगे तो प्लेटी हेलमिंथीस, एस्की हेलमिंथीस और एनिलिडा का विस्तृत अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पॉरीफेरा को कंप्लीट कर लिया, फिर हमने सिलेंट्रेटा यानी कि हमने निडेरिया को कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने टीनोफोरा को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम 3 की बात करेंगे, फिर आगे अपन 3 की और बात करेंगे। ठीक है? तो एक-एक के यहाँ पे आप फोटोज़ भी देख सकते हैं, इस तरीके से जो विकास हुआ था। तो सबसे पहले हम इनके एवोल्यूशन जो बेस्ड है, यानी कि इनका जो एवोल्यूशन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, सीलोम के आधार पर हुआ है, वो मैं यहाँ की बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, जंतुओं के एवोल्यूशन यानी उद्भिद विकास को अपन देह गुहा की जटिलता के आधार पर सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता है देह गुहा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके आधार पर 3 प्रकार के जीव होते हैं। सबसे पहले एकगुहयीय होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, फिर कूटगुहयीय होते हैं जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और लास्ट में होते हैं यूसिलोमेट, जिनके अंदर देह गुहा पाई जाती है, या फिर मैं बात करूँ बॉडी सीलोम या फिर बॉडी कैविटी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम एकगुहयीय की बात करें तो इसमें आपका जो संघ प्लेटी हेलमिंथीस है वो एसिलोमेट के अंदर आता है, क्योंकि इनमें जो देह गुहा होती है वो पूर्णतः एब्सेंट होती है, यानी कि बॉडी कैविटी जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। अंग जो हैं, अंगों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक पैरेन्काइमा ऊतक हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं वो धसे हुए रहते हैं, यानी कि उनमें टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि इनके पास सीलोम प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो एक फॉल्स कैविटी के रूप में प्रेजेंट रहती है, यानी कि टूटी फूटी अवस्था में वो पाई जाती है। कंप्लीट सीलोम यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, एसके हेलमिंथीस आता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है यहाँ पे, जिसको अपन निमोटोडा भी कह देते हैं। तो मीजोड्रम कैसी होती है, थैलियों के रूप में होती है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रहती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये इसका एक्टोडर्म हो गया, यहाँ पे एंडोडर्म हो गई, ये क्या है सूडोसिलोमेट है जो व्हाइट रंग की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, मीजोडर्म है। तो व्हाइट कलर की आप देख सकते हो बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसको अपन ट्रू सीलोम ना कह के अपन इसको फॉल्स सीलोम कह देते हैं या फिर स्यूडो सीलोम कह देते हैं। इसके बाद लास्ट में जब विकास हुआ सबसे जो एडवांस आए वो कौन थे, यूसिलोमेट थे, यानी कि जिनके पास सीलोम कंप्लीट पाई जा रही थी। तो इसमें कौन आता है, फाइलम जो एनिलिडा है वो इसके अंदर रखा जाता है, जिनके पास ट्रू सीलोम पाई जाती है, जो साइजोसील होते हैं। ठीक है, ये कैसे बनती है, तो ये मीजोड्रम के विपाटन से बनती है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे थे, साइजोसीलोम कह रहे थे, क्योंकि ऐसे जीव जिनके अंदर मीजोड्रम के स्प्लिटिंग से जब सीलोम का निर्माण होता है तो उनको अपन साइजोसीलोमेट कह देते हैं। ये हमने जब बेसिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, वापस जाके वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गुहा के आधार पर हमने तीनों का कंपेरिजन कर लिया कि कौन कौन एसिलोमेट होता है, कौन स्यूडोसिलोमेट होता है, कौन यूसिलोमेट होता है। आगे हम एक एक के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि सामान्य लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहला संघ हमारा आने वाला है वो कौन सा है बेटा, वो है प्लेटी हेलमिंथीस। ठीक है, इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो इनको अपन क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स कहते हैं, यानी कि चपटे कृमि कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। प्लेटी का मतलब ये होता है फ्लैट,
और हेलमिंथीज का मतलब होता है वॉर्म्स, इतना आप सिंपल सा समझ लीजिए, क्योंकि इनका शरीर जो है पृष्ठ अधर तल पर यानी कि डोर्सो वेंट्रली कैसा होता है, बिल्कुल चपटा होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। यदि हम इनके आगे बात करें तो सिमेट्री की बात कर लें तो ये बाइलेटरल इनकी सिमेट्री होती है। आपको पता था इससे पहले अपन रेडिएटा पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था रेडिएटा के अंदर वो आते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिनमें हमने 3 की बात कर ली थी। सबसे पहले जो पोरीफेरा है वो तो एसिमेट्रिकल होता है, फिर रेडिएटा के अंदर 2 आते हैं, हमने पढ़ा निडेरिया आता है और दूसरा टिनोफेरा, वो दोनों कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री उनके अंदर पाई जा रही है इसलिए वो रेडिएटा के अंदर आते हैं। और आगे के जितने भी जीव हैं वो सब के सब कैसे आएंगे, बाइलेटेरिया के अंदर आएंगे, क्योंकि इनके पास जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम इनके जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके पास एक्टोडर्म भी पाई जाएगी, एंडोडर्म भी पाई जाएगी और मेसोडर्म भी पाई जाएगी। यदि हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें हम इनके सीलों की, हमने बात कर ली थी, एसिलोमेट होते हैं यानी इनके पास गुहा नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। अंगों के बीच में क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमा तक भरा रहता है, जिसमें सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यदि हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बिल्कुल अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही ओपनिंग हो, यानी कि यही माउथ का काम करे, यही एनस का काम करे, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, अपूर्ण कह देते हैं या फिर इनकम्प्लीट कह देते हैं। तो इनके पास एक ही ओपनिंग होती है, इसी से ये खाना ग्रहण करते हैं, इसी से एक्सक्रीशन ये करते हैं, यानी कि दूसरी तरफ इनका कोई भी पोर एब्सेंट जो हम बात करें ओपन नहीं होता है। गुदा जो है इनके पास अनुपस्थित रहती है, मुख ही दोनों कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, अपन कुछ विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, यानी स्पेसिफिक सिस्टम या फिर कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम इनकी एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो एक्सक्रीशन जो है वो पराचरण या फिर हम बात करें पराचरण नियमन किस प्रकार से होता है, तो इनके पास विशिष्ट ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप ज्वाला कोशिकाओं को देख भी सकते हैं। ज्वाला कोशिकाओं का नाम ज्वाला कोशिका क्यों रखा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से इनमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। और बिल्कुल आप इसको देखेंगे पत्ती जैसी संरचना है, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई आग की लौ जल रही है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, फ्लेम सेल्स रखा गया या फिर ज्वाला कोशिकाएं इनको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, इनके कंकाल या फिर रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। स्केलेटन की बात करें तो बिल्कुल एब्सेंट रहता है, इनके अंदर किसी प्रकार का बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, आंतरिक कंकाल नहीं पाया जाता। श्वसन की बात करें तो शरीर की सामान्य सतह यानी कि बॉडी सरफेस से नॉर्मल जो अपना विचरण होता है, डिफ्यूजन होता है, उसके द्वारा ये श्वसन करते रहते हैं। यदि हम इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो अधिकांश जंतु कैसे होते हैं, हार्मोफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी होते हैं, मोनोशियस होते हैं, यानी कि दोनों लिंग इनके पास पाए जाते हैं एक ही जीव के पास। यदि हम इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। विकास की हम बात करें तो ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यदि इनडायरेक्ट होगा तो यहाँ पे लार्वा अवस्था प्रेजेंट होगी। ठीक है, यदि हम इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये हमेशा कैसे होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। और परपोषी से चिपकने के लिए इनके पास क्या पाए जाते हैं, एडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी कि आसंजक अंग पाए जाते हैं, जिसमें अपन चूजक की बात करें, शक्कर और अंकुश यानी कि हुक इनके पास पाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके पास ये जो है ये चूसक हैं और ये क्या है, इनके पास हुक पाए जा रहे हैं, जहाँ की वहाँ पे जाके इसको फाड़ेंगे, ये जहाँ पे इनको चिपकना होगा उसको काटेंगे, काटने के बाद यहाँ से चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद वहाँ से ये क्या करते रहेंगे, चूसकों के द्वारा वहाँ से पोषण को चूसते हुए रहेंगे। ठीक है, प्लेनेरिया या फिर डुगेसिया है, इसमें पुनरुद्भवन की जो असीम क्षमता यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती है, ध्यान रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसका अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। भाई प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम क्लास लेवल तक पढ़ना है, आपको पता है ग्रेजुएशन के अंदर, तो हम अलग अलग क्लासेस की यहाँ पे बात कर लेंगे। इधर हमने लक्षण लिख लिए हैं और सामने हमने क्लास, तो इसको 3 क्लासों में जो है वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखना। सबसे पहला होता है टर्बेलेरिया, दूसरा होता है टर्मेटोडा और लास्ट में होते हैं सिस्टोडा। एक एक ऑर्गेनिज्म की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। जैसे टर्बेलेरिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेनेरिया आ जाता है, टर्मेटोडा के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फेसियोला हेपेटिका आ जाता है, यानी कि लीवर फ्लूक आ जाता है, और सिस्टोडा के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे टेबोमेन के टीनिया सोडियम आ जाता है। सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये जो है फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, यानी कि ये फ्री जो है घूमते रहते हैं। यदि हम इनकी बात करें किसकी, टर्मेटोडा के हैबिटेट की बात करें तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे कैसे होते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं, चाहे वो बाह्य परजीवी हो सकते हैं या फिर अंतः परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। यदि हम बात करें सिस्टोडा की, तो सिस्टोडा की खास बात क्या है कि ये कंप्लीटली एंडोपैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, यानी कि पूर्णतः अंतः परजीवी रहते हैं, बाह्य रूप से ये परजीवी के रूप में नहीं रह सकते। किसी भी जीव के बॉडी के शरीर के अंदर ये देखने के लिए मिलेंगे। यदि हम इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो टर्बेल एरिया में एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल एब्सेंट रहती है, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं होती। इसके बाद बात करें तो जो टर्मेटोडा है इसमें क्या होता है, अपूर्ण होती है, यानी इनकम्प्लीट होती है। एक ही ओपनिंग पोर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो कि इसकी ओरल यहाँ पे हमें मुख दिखाई दे रहा है। और यदि सिस्टोडा की बात करें तो आहार नालिश में क्या होती है, पूर्ण से अनुपस्थित होती है। इसकी खास बात क्यों है पूर्णतः अनुपस्थित, क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा अंतः परजीवी के रूप में रहता है, तो जिस भी परपोषी के ऊपर ये रहेगा वहां से अपना क्या है जो पोषण पूरा करता रहेगा, तो इसको आहार नाल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शक्कर और हुक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी शक्कर या हुक्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। टर्मेटोडा की बात करें तो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो उसका मुख होता है वहां से हमें देखने को मिलते हैं। वेंट्रल शक्कर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे वेंट्रल शक्कर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पे जो
शकर और हुक्स की बात करें तो सिस्टोडा में प्रेजेंट होते हैं, इसको स्कोलेक्स कहते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हैं। ठीक है। कॉमन नेम की बात करें तो नटरवेल एरिया को कॉमन नेम क्या है, प्लेनेरियन, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया इसका मुख्य जंतु होता है। इसी तरीके से हम बात करें जो फ्लूक्स हैं, जो टर्मेटोडा के हैं, इनका कॉमन नेम है क्योंकि ये पर्णक्रमी बिल्कुल पत्ते जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद टेप बॉम जो होते हैं वो सिस्टोडा के कॉमन नेम है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल फीते की जैसी होती है। यदि इनके एग्जाम्पल की बात करें तो टर्मिनल लेकिन जिसे प्लेन एरिया कह देते हैं। इसके अंदर फेशियोला हेपेटिक आता है, इसको लीवर फ्लूक कह देते हैं। इसके अंदर टीनेसोलम आता है क्योंकि इसको टेप बॉम भी कह देते हैं। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो भी हमने देख लिए। आगे हम अगले संघ की बात करते हैं। दूसरा संघ हमारे सामने आ रहा है कौन सा, एस्की हेल्मिन्थेस, जिसको अपन निमेटोड्स भी कह देते हैं और ये निमेटोडा वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। फाइलम एस्की हेल्मिन्थेस के हम सबसे पहले सामान्य लक्षण देखेंगे। इनको गोलकृमि कहा जाता है या फिर इनको सूत्रकृमि भी कहा जाता है, यानी कि राउंडवॉर्म्स या फिर थ्रेडवॉर्म्स इनको कहा जाता है। जो एस्के हेल्मिन्थेस में एस्के का मतलब होता है थ्रेड और हेल्मिन्थेस का मतलब तो आपको पता है वॉर्म्स होता है। ठीक है। क्योंकि इनके अनुप्रस्थ काट यदि हम काटें तो ये कैसे दिखते हैं, बिल्कुल गोलाकार दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनकी सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये आपको मैंने पहले बता ही दिया। यदि हम इनके जर्म लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों इनके पास प्रेजेंट होती है। यदि हम इनके सीलोम की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि ये कूट गुहिया होते हैं, यानी कि सीडोसिलोमेट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो गुहा है वो मेसोडर्म से पूरी तरह आश्रित नहीं होती है। मेसोडर्म इनकी जो गुहा है वो छोटी छोटी पैकेट्स के रूप में, थैलियों के रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। यदि हम इनके पाचन तंत्र की बात करें तो पूर्ण होता है, यानी कि इनके पास हम बात करें मुख भी होता है और एनस भी होता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई यदि कोई आपसे पूछे कि पूर्ण पाचन तंत्र का शुरुआत कहाँ से हुई थी तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से हुई थी, एस्के हेल्मिन्थेस से हुई थी। इनके पास माउथ भी पाया जाता है, इनके पास गुदा भी पाया जाता है, दोनों यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ठीक है। आगे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इनमें एक सुविकसित पेशीय ग्रसनी यानी कि मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है, जो भोजन ग्रहण करने में क्या करती है, इनकी सहायता कर देती है। यहाँ पे निमेटोडा का क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे, यानी कि इसको हमने बीच से काटा था, तो ये इसकी बाह्य परत हो गई, यानी कि एक्टोडर्म हो गई। ये इसकी उपचर्म हो गई, यहाँ पे इसकी एंडोडर्मिस हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाएंगी, यानी कि इसकी सर्कुलर जो मसल्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है सीडोसुलम आपको देखने को मिल जाती है। ये इसकी डाइजेस्टिव गट है, यानी कि आहार नाल है, और यहाँ पे आपको सीडोसुलम देखने के लिए मिल रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन इसके स्पेसिफिक सिस्टम की बात कर लें या फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एपिडर्मिस होती है यानी अधिधर्म होती है, इसमें बहुकेंद्रक या फिर साइनेंशियल अधिचर्म हमें देखने को मिल जाती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखना, जिस पर एक कठोर क्यूटिकल का आवरण हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद हम यदि इसके स्केलेटन सिस्टम की बात करें, कंकाल तंत्र की बात करें, तो कूट गुहा का तरल यानी कि सीडोसोलोमिक जो फ्लूइड होता है वही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का कार्य करते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक इनके पास स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता, ना ही आंतरिक रूप से पाया जाता, ना ही बाह्य रूप से कोई भी कंकाल तंत्र पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। यदि हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डायोसिस होते हैं, यानी एकलिंगी होते हैं, इनकी नर अलग होता है, मादा अलग होती है, और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम एक फैक्ट की बात करें तो इनमें जो श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, वो पूर्णतः क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कोई भी ऐसा सिस्टम इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमें किस प्रकार से देखने को मिल जाती है। तो देखना, मादा प्राय नर से लंबी होती है, सीधी होती है, जबकि नर गोल कृमि का पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है, यानी कब्ड होता है। इसमें पिनियल शूक यानी कि पिनियल स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पिनियल स्पिक्यूल्स है, कंटिकाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी। इसके अलावा हम बात करें तो जो नर होगा वो पीछे से मुड़ा हुआ होगा और साइज में छोटा होगा। वहीं यदि हम मादा की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लंबी होगी, और पीछे कोई भी जो पिनियल शूक है या फिर पिनियल स्पिक्यूल्स वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें हम नर और मादा को डिफ्रेंशिएट कर सकें, अलग अलग कर सकें, उसको अपन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमने इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है। अब हम निमेटोडा का यानी कि जो एस्केलमेंथिस उनका वर्गीकरण की बात करें तो देखना कि वर्गीकरण जो मुख्य आधार है वो सेंसरी ऑर्गन्स को रखा गया है। ठीक है। विशेषकर हम बात करें तो फेजमिड की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है। निमेटोडा का जो शारीरिक आकार है यानी कि एम्फिड और फेजमिड क्या होते हैं, तो सुनना, यहाँ पे जो एम्फिड्स होते हैं वो अग्र संवेदी अंग होते हैं, यानी कि इसके आगे वाले पोर्शन पे देखने के लिए मिल जाते हैं। फेजमिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पश्च या फिर पुच्छीय संवेदी अंग होते हैं, जो पोस्टीरियर कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि इसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, उनके आधार पर हम इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। एम्फिड्स जो होते हैं वो आगे की तरफ पाए जाते हैं, एंटीरियर पोर्शन पे पाए जाते हैं। फेजमिड होते हैं वो पीछे की तरफ जो सेंसरी ऑर्गन है वो पाए जाते हैं। निमेटोडा की बात कर लें तो सुनना, पुच्छीय रसायन संवेदी अंग यानी कि कॉर्डल कीमोरेसेप्टर्स फेजमिड के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है एफेजमिडा और दूसरा होता है फेजमिडा, यानी कि यदि प्रेजेंट होगा तो फेजमिडा फेजमिडिया और नहीं होगा तो एफेजमिडिया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फेजमिड जो है अनुपस्थित होंगे। फेजमिड आपको पता चल गया क्या होते हैं, जो पीछे की तरफ पाए जाते हैं पुच्छीय रसायन संवेदी अंग होते हैं, उनको फेजमिड कहते हैं। तो यदि फेजमिड अनुपस्थित होंगे तो कौन सा वर्ग आ गया, एफेजमिड आ गया। इसमें क्या होगा, अग्र संवेदी अंग
फॉस्फेट जो है उपस्थित रहेंगे, लेकिन पीछे वाले जो अंग है वो अनुपस्थित रहेंगे। उदाहरण की बात करें तो ट्राइकिनेला इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरे की बात करें तो जो फेजमिड है वो उपस्थित रहेंगे, यानी कि पुच्छीय जो संवेदी अंग है वो प्रेजेंट रहेंगे। अधिकांश जंतु कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। उदाहरण की बात करें तो एस्केरिस, एस्केरिस जो है वो किसके अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए, फेजमिडा के अंदर आता है, जिसको अपन राउंड वॉर्म भी कह देते हैं। इसके अलावा बुजरेरिया है, जिसको अपन फिलेरियर वॉर्म कह देते हैं, या फिर एंकाइलोस्टोमा है, जिसको अपन हुक वॉर्म कह देते हैं। यानी कि जो भी हमने नाम सुने हैं वॉर्म्स में, जिनमें भी हमने नाम सुने, जैसे राउंड वॉर्म हो गया, ठीक है, फाइलेरियल वॉर्म हो गया, या फिर हुक वॉर्म हो गया, ये सब किस क्लास के अंदर आते हैं, तो ये फेजमिड क्लास के अंदर आते हैं। फेजमिड क्लास कौन सी होती है, जिनके पास मैं बात करूँ फेजमिड्स पाए जाते हैं। और फेजमिड्स क्या होते हैं, जो कि पुच्छीय संवेदी अंग होते हैं, पोस्टीरियर सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड जो फाइलम है वो भी कंप्लीट हो जाता है, एस्केलमंथीज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे फाइलम की ओर। तीसरा फाइलम है हमारा एनेलिडा, जिसके सामान्य लक्षण की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। इनको अपन क्या कह देते हैं बेटा, खंडयुक्त कृमि कह देते हैं, या फिर सेगमेंटेड वॉर्म्स कह देते हैं, यानी कि इनके अंदर खंड पाए जाते हैं। और खंड कौन से होते हैं, मेटामेरिज्म जब हमने पढ़ा था बेसिक कैरेक्टर के अंदर, तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि मेटामेरिज्म जो है दो प्रकार का पाया जाता है, यानी कि एक तो ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, एक फॉल्स पाया जाता है। ट्रू का मतलब होता है कि यदि उनके अंदर जो सेगमेंट बने हैं वो बॉडी के इंटरनल तक बन जाए, यानी कि आंतरिक रूप से भी यदि वहाँ पे खंड बने हुए हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन कहेंगे। और यदि बाहर से हमें देखने के लिए मिल जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, फॉल्स सेगमेंटेशन कहेंगे। वापस मैं आपको एक चीज की तरफ ले जाना चाहूंगा, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लेटी हेलमिंथेस है, इसके भी आप ऊपर से देख पा रहे हैं तो ये खंड है, लेकिन ये बाहरी रूप से है, तो ये कैसा है, फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक है। लेकिन एनेलिडा के अंदर हम बात करेंगे, अभी आगे डिटेल में आएगा भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकी बॉडी के अंदर तक सेप्टा बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को अपन क्या कहेंगे, ट्रू सेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। चलिए, यदि हम एनेलिडा की बात करें तो जो शब्द है वो एनुलस से आया है। एनुलस का मतलब होता है छोटी रिंग। सम्मिति व जनन स्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें द्विपार्श्व सम्मित जो है समिति हमें देखने को मिल जाती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यदि हम इनमें सेगमेंटेशन की बात करें तो वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। ऐसा, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, जिसमें शरीर बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से खंडों में बटा हुआ होता है। यदि हम सीलोम की बात करें तो यहाँ पे ट्रूसुलम देखने को मिल जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई ट्रूसुलम कहाँ पे देखने को मिल जाती है, एनेलिडा से ट्रूसुलम का जो है शुरुआत होती है। इसके अलावा बात करें तो ये भी साइजोसिलुक्सिलम होते हैं, जो मिजोरम के बी पैटर्न से बनती है। यदि हम इनके लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो गमन के लिए काइटिन युक्त शीटा पाई जाती है, यानी कि शुक पाए जाते हैं, पैरापोडिया पाए जाते हैं, और सकर्स भी पाए जाते हैं। छोटे से फैक्ट की बात कर लें तो शरीर भित्ति में लॉन्गिट्यूडनल व सर्कुलर दोनों प्रकार की पेशियां होती हैं, जो गमन में सहायक होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटी-छोटी रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये केंचुए का डायग्राम है। केंचुए को आप देखेंगे तो ऊपर से छोटी-छोटी एन्युलर या फिर रिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएँगी। इसमें छोटे-छोटे साइड में आप देखेंगे तो पैरापोडिया यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी, सीटी आपको देखने को मिल जाएँगी। ये इसकी बॉडी वॉल है, ये ट्रांसवर्स मसल्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और ये बाहर की तरफ क्या होती है, इसकी क्यूटिकल होती है। ये आपको जो मसल्स दिखाई दे रही हैं, ये कैसी है, सर्कुलर मसल्स हैं, और ये बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, सीलोम, और सीलोम कैसी है, ट्रूसिलोम है। ठीक है। चलिए, एनिलिडा की अपन क्या करें, शारीरिक तंत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिसंच तंत्र की बात करें तो बंद प्रकार का पाया जाता है, रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है। तो सर्कुलर सिस्टम दो प्रकार का होता है। यदि रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा हो तो उसको अपन क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। यदि रक्त वाहिनियों का अभाव हो और सीधे ही जो बॉडी में जो रक्त है वो बहता रहे, उसको अपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यदि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, कुंडली तंत्रिकार संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें अपन नेफ्रीडिया कहते हैं, वृक्क कहते हैं। ये पराशर नियमन का भी काम करते हैं। यदि अपन नर्वस सिस्टम की बात करें, तंत्र की बात करें तो एक जोड़ी गुच्छिका यानी कि पेड़ गैंग्लियों से बना होता है, जो एक दोहरी ठोस अधर तंत्रिका रज्जु यानी कि डबल वेंट्रिकल सॉडियल नर्व से जुड़ी हुई होती है। ये इसके तंत्रिका तंत्र की बात कर ली। यदि हम पाचन तंत्र की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूर्ण विकसित होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। पूर्ण विकसित का मतलब क्या हो गया, इसमें एनस भी पाया जाएगा, इसमें माउथ भी पाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो रक्त का रंग है बिल्कुल लाल होता है, क्योंकि प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इरिथ्रोरिन है वो भी घुरा हुआ रहता है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित रहती हैं। यहाँ पे आप जो दोनों डायग्राम है इनको आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन एनिलिडा का वर्गीकरण देख लेते हैं। भाई एनिलिडा भी आगे अपन वर्गीकृत किया है, 3 क्लासेस के अंदर इसको वर्गीकृत किया है। तो एनिलिडा की बात करें तो देखना इसके लक्षण है, यहाँ पे इधर वर्ग है तो 3 वर्ग इसके आ जाते हैं। पॉलीकीटा आ जाता है, एक ओलिगोकीटा आ जाता है, एक हिरुडिनिया आ जाता है, और तीनों के एक-एक जो है ऑर्गेनिज्म भी हमने यहाँ पे ले लिए हैं। सबसे पहले हैबिटेट की बात करें तो जो पॉलीकीटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पूर्णतः समुद्री होते हैं, यानी कि टोटली मराइन होते हैं। ओलिगोकीटा की बात करें तो टेरेस्ट्रियल या फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं, यानी कि ये स्थलीय भी हो सकते हैं, और पानी के अंदर ही कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। यदि हिरुडिनिया की बात करें तो एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी कि बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं, और रक्त चूषक ये होते हैं। यदि इनके लोकोमोशन की बात करें, तो देखना ये पैरापोडिया इनमें उपस्थित रहते हैं पॉलीकीटा के अंदर, और ओलिगोकीटा की बात करें तो इनमें सीटा जो है उपस्थित रहती है, लेकिन पैरापोडिया अनुपस्थित रहते हैं। यदि हम इनमें हिरुडिनिया की बात करें तो इसमें सीटा जो अनुपस्थित रहते हैं और शकर जो है प्रेजेंट रहते हैं।
यदि क्लाइटेलम की बात करें तो इसमें अनुपस्थित रहती है, स्थायी रूप से प्रेजेंट रहती है, केवल जनन काल में उपस्थित होती है। क्लाइटेलम क्या होता है? एक प्रकार की जनन के रूप पे जनन टाइम में, यानी कि जब जनन कर रहे होते हैं उस समय बनती है ये संरचना और एक कोकून का स्रावन करती है। ठीक है, ध्यान रखना। लार्वा की बात करें तो पोलिक कीटा का जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ओलिगो कीटा की बात करें तो इसमें लार्वा नहीं बनता, क्योंकि इनका जो विकास है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और हिरोडिनिया की बात करें तो यहाँ पे भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा नहीं बनता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे निरीज जो है, जिसको सैंडवॉर्म कह देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पैरापोडिया पाए जा रहे हैं साइड में, और ये सीटी पाए जा रहे हैं। ठीक है, फेरेटेमन जिसे अपन अर्थवर्म केंचुआ कहते हैं वो ओलिगोकीटा के अंदर आता है, ध्यान रखना आप। और इसमें सारी चीजें देख सकते हैं, ये इसका फेरिंग्स है, ये क्रॉप हो गई, ये गिजार्ड हो गई, जहाँ से ये मिट्टी को खाता है तो पीस पीस के अंदर की तरफ ले जाता है। ये क्लाइटेलम होती है जिससे कोकून का श्रावण होता है। हिरोडेनिया की बात करें तो इसको इसमें हिरोडेनिया आता है, यानी लीच जिसे अपन जॉक भी कह देते हैं। तो ये क्या है, इसमें दो प्रकार के शक्कर पाए जाते हैं, एंटीरियर शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर। यहाँ से ये सीधा आदमी के या फिर किसी भी जो परपोषी होता है उसके शरीर पर चिपक जाता है, वहाँ से ये क्या करता है, खून को चूसता हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनिलिडा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब तीनों का अपन क्या कर लेते हैं, एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सीलोम की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथेस कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। और निमेटोडा की बात करें तो सीडोसोलोमेट होते हैं, और एनिलिडा की बात करें तो ये यूसिलोमेट होते हैं। यदि आहार नाल की बात करें तो यहाँ पे इनकम्प्लीट होती है। निमेटोडा की बात करें तो कंप्लीट होती है, मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एनिलिडा जो है वो कंप्लीट यहाँ पे पाई जाती है। उत्सर्जन की बात करें तो फ्लेम सेल्स के द्वारा उत्सर्जन होता है प्लेटी हेलमिंथेस में। निमेटोडा की बात करें तो रेनेट सेल्स पाई जाती हैं। एनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे ब्रक्का नेफ्रिडिया के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। परिसंचरण की बात कर लें तो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, यहाँ पे भी अनुपस्थित होता है। और एनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे बंद प्रकार का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई परिसंचरण तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप बता दें एनिलिडा से उसकी शुरुआत हुई थी। विखंडन यानी सेगमेंटेशन की बात करें तो सीडो सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, केवल सिस्टोडा में देखने के लिए मिलेगा। और सिस्टोडा में देखने मिलेगा, लेकिन वो भी कैसा होगा, सीडो सेगमेंटेशन में देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करें तो अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होता है निमेटोड्स। और एनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और ट्रू सेगमेंटेशन हमें देखने को मिल जाता है। अब आरपीएससी के लिए हाई इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अमीबोसाइट कोशिकाएं प्लेटी हेलमिंथेस के पैरेन्काइमा ऊतक में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करती रहती हैं। सिस्टोडा वर्ग जो है, जिसमें टैपवॉर्म आते हैं, में आहार नाल पूर्णतः अनुपस्थित रहती है। ये शरीर की सामान्य सतह से सीधा अवशोषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यदि एस्के हेलमिंथेस में बात करें तो देह गुहा का तरल जो है वो जल स्थितिक कंकाल यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाता है, जो कि शरीर को आकार प्रदान करता है। यदि हिरोडिनिया जॉक की बात करें तो इसमें लार में हिरोडिन नामक प्राकृतिक प्रतिस्पंदन यानी एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जो कि रक्त को जमने नहीं देता और आराम से ये चूसती हुई रहती है रक्त को। यदि ट्रोकोफोर लार्वा की बात करें तो एनिलिडा के पॉलीकीटा वर्ग का एक अत्यंत विशिष्ट लक्षण है यहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा यदि आपको बुक परचेज करनी है तो मैंने आपको बता दिया था, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं, या अपने जो नियरेस्ट बुक स्टोर है वहाँ पे जाके आप इसको मांग सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।